हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। आज हम हिंदी 2 में पाठ 21 पढ़ेंगे। पाठ 21 का नाम है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, आइए हम जानते हैं कि विराम चिन्ह का क्या अर्थ है। विराम चिन्ह, विराम का अर्थ है रुकना, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ठहरना। विराम के 2 अर्थ हम ले सकते हैं, रुकना या ठहरना। जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो आवश्यकता के अनुसार कहीं कहीं पर रुकते हैं तथा हमारी आवाज़ में उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं। भाषा को लिखते समय इन्हीं की पूर्ति कुछ चिन्हों के द्वारा की जाती है। जब कहीं पर भी हम वाक्य में जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, हमारे बोलने में जहाँ उतार चढ़ाव आते हैं, तो उनकी पूर्ति कुछ चिन्हों के द्वारा की जाती है। इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। प्रमुख विराम चिन्ह इस सारणी में दिए गए हैं। इधर इनके नाम हैं और इधर इनके चिन्ह दिए गए हैं। अब हम इन सबको विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। प्रथम विराम चिन्ह का नाम है पूर्ण विराम। ये जो कोष्टक में दिया गया है यह इसका चिन्ह है और इस चिन्ह का नाम है पूर्ण विराम। प्रत्येक वाक्य की समाप्ति के निर्देश को हम लिखित रूप से पूर्ण विराम से व्यक्त करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जब भी कोई वाक्य पूरी तरह से समाप्त हो जाता है उसके पश्चात हम जिस चिन्ह को लगाते हैं उसे पूर्ण विराम कहते हैं और इस चिन्ह को एक खड़ी लकीर के रूप में लिखा जाता है। उदाहरण है, बच्चा दूध पी रहा है। यह वाक्य यहाँ समाप्त हो गया है और समाप्ति के पश्चात हमने जिस चिन्ह के द्वारा इसको व्यक्त किया है यह चिन्ह कहलाता है पूर्ण विराम। अल्प विराम, ये देखिए कोष्टक में इसका चिन्ह दिया हुआ है। वाक्य के अंदर अल्पकालीन विराम के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है हम देखते हैं। प्रथम है योजकहीन 2 से अधिक सजातीय शब्दों के बीच में। सजातीय मतलब एक ही जाति के जो हों, एक जैसे 2 शब्दों के बीच में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे नितिन, अखिलेश, अजय और सुरेश खेल रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे नाम हैं तो हमने इनके बाद अल्प विराम का प्रयोग किया है। दूसरी शर्त यहाँ पर दी है कि वाक्य में जहाँ सबसे कम रुकना पड़ता है, अर्थात हमें एक से ज़्यादा बार रुकना पड़ रहा है, लेकिन जहाँ सबसे कम रुकना पड़ता है वहाँ हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने उस व्यक्ति को देखा जो पीड़ा से करा रहा था, तो हमने यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया। तीसरी इसकी शर्त है कि कहाँ प्रयोग होता है, निषेध सूचक नहीं, अर्थात जहाँ नकारात्मकता का भाव नहीं से प्रकट किया जाता है, और स्वीकार सूचक हाँ के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण से इसको समझते हैं, नहीं तुम खेलने मत जाओ, तो यहाँ हमने नहीं के बाद इसका प्रयोग किया है। दूसरा उदाहरण है, हाँ मैंने खाना खा लिया, तो हाँ के बाद हमने अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। अर्ध विराम, ये देखिए कोष्टक में इसका चिन्ह दर्शा रखा है। इसकी परिभाषा है, जहाँ एक वाक्य की समाप्ति हो जाने पर भी उसका कुछ संबंध आगे के किसी वाक्य के साथ दिखाया जाता है वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण है, जो ठीक था कर दिया गया, अब आप चाहे जो करें, अर्थात एक वाक्य समाप्त हो गया परंतु अभी उस वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य के साथ बताया जा रहा है, वहाँ इस अर्ध विराम का प्रयोग किया गया है। प्रश्नवाचक चिन्ह, ये देखिए कोष्टक में इसका चिन्ह दर्शाया गया है। इसकी परिभाषा है, प्रश्नवाचक वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग न करके प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य को हम समझ सकते हैं कि जिन वाक्यों में क्या, कब, कहाँ, कैसे इन शब्दों का प्रयोग होता है वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है, तुम्हारा क्या नाम है, तो यहाँ पर हम पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं करेंगे अपितु प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। दूसरा उदाहरण है, तुम कहाँ जा रहे हो, तो हम यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करके इस वाक्य को समाप्त करेंगे।
विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये देखिए ब्रैकेट में इसका चिन्ह दर्शाया हुआ है। अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? हर्ष, हर्ष यानी प्रसन्नता, खुशी। जहाँ पर भी हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि भाव प्रकट करने वाले शब्दों और वाक्यों के साथ विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर भी ऐसे शब्द हों या इनका भाव प्रकट किया जाता हो, उन शब्दों के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है आहा, कितना अच्छा मौसम है, तो यहाँ हमने आहा के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया है। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो यहाँ पर भी हर्ष का भाव है, तो हमने शाबाश के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया है। उद्धरण चिन्ह, ये देखिए कोष्टक में इसका चिन्ह दर्शाया हुआ है। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, इसकी क्या परिभाषा है हम पढ़ते हैं। किसी के कथन को, किसी भी व्यक्ति के कथन को, कोई लेखक हो, कोई कवि हो, उसके कथन को उसी के शब्दों में प्रकट करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके कथन को हम जो का त्यों प्रकट करते हैं, उसको प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होता है। एक उद्धरण चिन्ह होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह, ये देखिए कोष्टक में दिया गया है, जहाँ पर दोहरे चिन्ह लग रहे हैं, यह है दोहरा उद्धरण चिन्ह। और दूसरा होता है इकहरे उद्धरण चिन्ह, जहाँ पर केवल एक एक लगते हैं, उसको बोलते हैं इकहरा उद्धरण चिन्ह। इसका उदाहरण है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह जो कथन है, ये तिलक का कथन है, जो हमने यहाँ पर जैसे का जैसे लिखा है और इसको दोहरे उद्धरण चिन्ह से बंद कर दिया है, तो इस चिन्ह को बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, हम समझते हैं कि जब उद्धरण के भीतर उद्धरण आ जाए अथवा किसी शब्द का वाक्य में ही अर्थ दिया गया हो, तो अर्थ के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे संधि का अर्थ है जोड़, अर्थात यहाँ पर उद्धरण में ही उद्धरण चिन्ह है, संधि का अर्थ है जोड़, तो हमने इस शब्द को इकहरे उद्धरण के द्वारा प्रकट किया है। अग्रिम है विवरण चिन्ह, ये देखिए कोष्टक में इसका चिन्ह कैसे दर्शाया गया है। दो यहाँ पर अनुस्वार के चिन्ह या विसर्ग जैसे चिन्ह हैं और फिर योजक चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, इसको हम बोलते हैं विवरण चिन्ह। ये इस तरह से दिखाई देता है। उदाहरण या निम्नलिखित का संकेत दिखाने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। हम कई बार जब भी लिख रहे हैं, कोई भी उत्तर हम लिखते हैं या कोई भी प्रश्न हम लिखते हैं या कोई लेख लिख रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसा वाक्य आता है तो हम उसके बाद विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जहाँ पर आगे भी कुछ जानकारी दी जा रही हो। निर्देशक चिन्ह, कोष्टक में देखिए यह निर्देशक चिन्ह है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। देखिए उदाहरण, निम्नलिखित या निम्नांकित शब्द के बाद, जब भी हम किसी कथन को लिखते हैं और उसमें निम्नलिखित या निम्नांकित शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उसके बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसको हम बोलते हैं निर्देशक चिन्ह। और एक शर्त है, कहना, लिखना, बोलना आदि क्रियाओं के बाद भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण है, कृष्णा ने कहा मैं खेलने जाऊंगा, तो यहाँ कहा के बाद हमने निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया है। अब हम जानते हैं कि योजक या विभाजक चिन्ह क्या है। योजक चिन्ह का ही दूसरा नाम है विभाजक चिन्ह। कोष्टक में देखिए इसका चिन्ह कैसा है। यह निर्देशक चिन्ह की भांति ही हमें दिखाई देता है, बस अंतर है कि निर्देशक चिन्ह थोड़ा बड़ा होता है और योजक या विभाजक चिन्ह थोड़ा छोटा होता है। यह आकृति में निर्देशक चिन्ह का आधा होता है। दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दो शब्द, ये दो शब्द एक जैसे भी हो सकते हैं, एक दूसरे से विपरीत भी हो सकते हैं। उदाहरण है, कभी कभी, रात दिन, अमीर गरीब आदि। इन दो शब्दों को योजक चिन्ह के द्वारा जोड़ा गया है। अब हम पढ़ते हैं कोष्टक चिन्ह। ये देखिए मझला कोष्टक है, छोटा कोष्टक है और बड़ा कोष्टक है। इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? वाक्य के बीच में आए किसी शब्द का अर्थ बताने के लिए
कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। देखिए उदाहरण हम देखते हैं, जैसे तद्भव का शाब्दिक अर्थ है, तद्भव का अर्थ यहाँ बताया गया है तत् प्लस भव। अब तत् का क्या अर्थ है ये हमने यहाँ पर कोष्टक के द्वारा समझाया है। तत् का अर्थ है उससे और भव का अर्थ है उत्पन्न। यह भाषा को सरल बनाने का माध्यम है जिससे कोष्टक में उसका अर्थ बता दिया जाता है। दूसरा उदाहरण है, वर्गीकृत विवरण में वर्गों की संख्या को कोष्टक में रखा जाता है, जैसे अ और ब। अब हम आगे बढ़ते हैं, त्रुटि पूरक या हंस पद चिन्ह। ये देखिए कोष्टक में इसका चिन्ह कैसा दर्शाया गया है। इसको बोलते हैं त्रुटि पूरक, यानी कि गलती को सुधारने वाला चिन्ह, या फिर इसको बोलते हैं हंस पद चिन्ह। लिखते समय यदि गलती से कोई शब्द छूट जाता है, जब हम कई बार लिख रहे हैं तो जल्दबाजी में हमसे कोई शब्द छूट जाता है, तब त्रुटि पूरक चिन्ह लगाकर उस शब्द को ऊपर लिख दिया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, सभी कर्मचारी 9 बजे आ जाएं। ये वाक्य हमने लिखा और लिखने के पश्चात हमको लग रहा है कि कोई शब्द यहाँ पर छूट गया है। सभी कर्मचारी 9 बजे आ जाएं, लेकिन 9 बजे सुबह के 9 बजे या रात के 9 बजे? तो यहाँ पर ये देखिए, ये त्रुटि पूरक चिन्ह लगाकर यहाँ पर सुबह शब्द लिखा है और अब ये वाक्य होगा सभी कर्मचारी सुबह 9 बजे आ जाएं। तो इस चिन्ह को बोलते हैं त्रुटि पूरक या हंस पद चिन्ह। अब हम पढ़ते हैं लाघव चिन्ह। ये देखिए कोष्टक में इसका चिन्ह दर्शा रखा है। किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए प्रथम अक्षर लिखने के बाद लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संक्षेप मतलब उसको छोटे रूप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये पूरा शब्द है पंडित, इसको जब हम संक्षेप में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, प के बाद लाघव चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से डॉक्टर, डॉक्टर को हम इस तरह से संक्षिप्त रूप में लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हुए लिखेंगे। थैंक यू।